वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है, हम लोग इसलिए आज इकट्ठे हुए यहाँ पे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आप लोग जो बैठे मेरे सामने, कि अपन लोग एक कम इन प्लीज टेक सीट्स। क्या आप लोग जो यहाँ बैठे हैं उन लोग को भी ऑनलाइन एक्सेस है क्या, जो देखने का? नहीं। अच्छा, डेम ओके। ठीक है, मैं जानना चाह रहा था कि ऑनलाइन ऑडियो सही पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। हाँ, देख सकते हैं ना, वही पूछ रहा था। हाँ, ऑडियो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बता देंगे। ओके, नाइस। अच्छी आवाज़। ठीक है, चालू करते हैं आज का लेक्चर, प्लीज। ठीक है, अभी ये ये वाला ठीक, आप लोग बता देंगे। हाँ, आप लोग बता देंगे, एसी बंद करना रहेगा तो। ठीक है। अ, व्याख्याता या फिर लेक्चरर, इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए अपन लोग पढ़ाई करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं। अगले 3 महीने, 3.5 महीने या 4 महीने, और जब भी आप लोग का ऑफिशियल डेट अनाउंस होगा, अपन लोग कोशिश करेंगे कि सारा कोर्स जो है वो 3 मंथ्स के पीरियड ऑफ टाइम पे अपन लोग कंप्लीट कर पाएँ। ये 10 दिन 15 दिन आगे या पीछे हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस है कि आगे ही होगा 3 महीने से। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग शायद जो इसका मार्किंग सिस्टम है या सिलेबस है उससे अभी पूरी तरह से जानकार नहीं होंगे, जो खास करके ऑनलाइन मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो आप लोग के लिए मैं पहले एक बार आज का सिलेबस डिस्कशन और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग का सब्जेक्ट वाइज, उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। और बेसिक आज स्टार्टिंग की क्लास है, तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोग अकाउंटिंग के बारे में चालू करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि व्याख्याता का जो आप लोग परीक्षा अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसमें 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों को बेसिकली पढ़ने हैं। एक है अकाउंटेंसी, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडीज, और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग देख पा रहे हैं। ऐसे तो टोटल 150 मार्क्स का है ये, बट जो कॉमर्स का जो कोर सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन और अर्थशास्त्र। और मेजर जो मार्क्स हैं आपके 100 मार्क्स, वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में से कवर हो जा रहे हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मेरा नाम भूपति सरपा है, ठीक है। मैं एक फुल टाइम प्रोफेसर हूँ एक पर्टिकुलर कॉलेज में, और मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रहते हैं उनके लिए भी कराता हूँ। ठीक है, तो हम लोग का जो मेरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा आप लोग को इन 3 सब्जेक्ट्स में परफेक्ट करना, एग्जाम के लिए रेडी करना। ठीक है, और ये प्लान हम लोगों ने इस तरीके से किया है कि इन 3 सब्जेक्ट को हम लोग साइमल्टेनियसली या साथ साथ ही तैयार करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अगर अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो सिर्फ अकाउंटेंसी खत्म होगा, फिर हम लोग व्यावसायिक अध्ययन की तरफ चले और फिर अर्थशास्त्र की तरफ चले। क्योंकि अभी हम लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे भी कि अपन लोग कैपेबल हैं कि एक साथ एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग कर सकते हैं। और प्रिपरेशन वैसा ही करना चाहिए कि अपन लोग एक साथ तीनों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली या साथ साथ तैयारी करें, ताकि तीनों में फ्लुएंसी हमारी बनी रहे, तीनों में हम लोग माहिर होते जाएं और एग्जाम रेडी भी अपन लोग होते जाएं। ठीक है, तो आप लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो लेखाशास्त्र या अकाउंटेंसी में 35 मार्क्स आपको बन रहा है तुम लोगों को। और, और चेयर बुलवाना है क्या? ठीक है क्या? इकोनॉमिक्स का बैच नहीं आएगा बेटा। इकोनॉमिक्स अपन साइमल्टेनियसली मेरे इसी क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे। चंद्रशेखर जी,
आप लोग अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को इकोनॉमिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा। उसका जो भी शेड्यूल रहेगा वो आप लोगों को, आप लोग का जो भी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें आप लोग को डे टू डे क्या अपन लोग कब क्या पढ़ने वाले हैं वो आप लोग को बता दिया जाएगा। थोड़ी बहुत जानकारी अभी मैं क्लास के साथ अभी इस फर्स्ट लेक्चर में दूंगा, जो आप लोग के लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज के। और क्या डाउट है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ओके जी सर, ठीक है। तो चलिए अगेन आप लोग में से कई लोग बहुत क्यूरियस या फिर जिज्ञासु हैं, जिन लोग और जिन लोग तैयारी एकदम पहले से चालू करने वाले रहते हैं वो लोगों ने पहले ही एनालिसिस कर लिया है कितने मार्क्स का क्या है पेपर, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक उससे थोड़े अनजान हैं। तो ब्रीफली उन लोगों के लिए हम एक बार, और आप लोग भी मेरे साथ साथ उसको देख लेंगे ताकि हम लोग को पता रहे कि इस रास्ते में हम लोगों को कहाँ कहाँ गुजरना है, कहाँ कहाँ जाना है, राइट, और कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करना है। तो देखिए ऐसे आप लोग जब ये ऑफिशियल सिलेबस का पीडीएफ देखे होंगे तो आप लोगों ने सोचा होगा कि सबके मन में ये तो ख्याल आया होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है। ये सब कोई सोचे होंगे क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं उसमें और बहुत सारे ऑलमोस्ट सब टॉपिक उसने कवर किया है। ठीक है, तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो लिमिटेड है। 100 नंबर का आएगा, 100 मार्क्स का जो है कॉमर्स का आपका सिलेबस आएगा। 100 नंबर में अब इतने सारे टॉपिक्स में से उनको चुनना है, जो भी एग्जामिनर रहेंगे उनको इन्हीं में से ही क्वेश्चन लेने रहेंगे। और चूंकि उन्होंने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि लेखा शास्त्र से 35 मार्क्स आएगा, व्यावसायिक अध्ययन से 35 मार्क्स आएगा और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से 30 मार्क्स का आएगा, तो वो लोग इस पर्टिकुलर सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि अकाउंटेंसी में भले ही इन दोनों के मुकाबले ज्यादा सिलेबस है तो इसमें वो 50 मार्क्स का दे दें, ऐसा होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस बात का एकदम खास ध्यान रखेंगे आप लोग कि तीनों ही सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल वेटेज देना है। लेकिन ये क्लियर कट है कि आप लोग को डेफिनेटली अकाउंटेंसी के 35 मार्क्स को हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू बिजनेस स्टडीज स्टडीज और अर्थशास्त्र। फिर भी इकोनॉमिक्स में हैं चीजें चैलेंजिंग जो हम लोगों को बराबर टक्कर देंगी अकाउंटेंसी के लेवल पे। बट बिजनेस स्टडीज जो है वो इक्वली मार्क्स का है, 35 मार्क्स का। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो आप लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑल्दो हम लोग ये जो सिलेबस है उसको इसकी और इसकी तुलना में जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग एक सेंस ऑफ रिलीफ अपने आप को दे सके कि 35 नंबर हमारे बैग में है। ठीक है, और वो हम लोग साथ मिलकर ही कर पाएंगे। मैं भी हेल्प करूंगा और आप लोग को भी डिटरमिन रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या एक अपन लोगों ने प्रण लिया है कि कुछ करना है अपने को, है ना, एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हैं, तो फिर खुद को ही बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। टीचर का काम रहता है आप लोगों को रास्ता दिखाना, आप लोगों का काम है उस पर ट्रस्ट करके चलना और चीज़ों को आप लोग को अप्लाई करना, खुद से करना पड़ेगा वो चीज़ को, और मेहनत जाहिर सी बात है करनी पड़ेगी, राइट। तो हम लोग सिस्टम कैसा रखेंगे, आज पहली क्लास में मैं केवल आप लोगों को कैसा स्ट्रक्चर रहेगा हमारे लेक्चर का, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास भी मैं थोड़ी छोटी ही रखूंगा, डेमो क्लास का फर्स्ट डे। कल से हम लोग जो मेन कोर्स चैप्टर वाइज चलना चालू कर देंगे, राइट। और एक तरीका भी अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लोग कोर्स को ट्रैक में रखेंगे, कि हम लोग का प्रोग्रेस क्या है, हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, उस उन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो क्लास कैसे रहेगा। आप लोग की क्लास जो रहेगी 6:30 टू 8:30 की क्लास है। ठीक है, ये कभी कभी 6:30 टू 8 तक भी रहेगी, कभी कभी 6:30 टू 8:15 यानी 8:15, कभी कभी 8:30 भी रहेगा, और कभी कभी 1 घंटा भी रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि मैं 2 घंटे से ज्यादा भी ले लूं, तो वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रहेगा। तो आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज की शाम, आज सुबह आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग आज शाम को क्या पढ़ने वाले हैं। डेली बेसिस पे आप लोगों को नेक्स्ट डे लेक्चर जो होने वाले हैं उसके बारे में मैं बता दूंगा कि आज हम लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने वाले हैं। तरीका क्या रहेगा, शुरू का जो 1 घंटा रहेगा ना वो हम लोग अकाउंटेंसी को देंगे, लेखा शास्त्र को हम लोग शुरू का 1 घंटा देंगे, और बचे हुए आधे घंटे, 1 घंटे 45 मिनट जो भी पोर्शन रहेगा उस पे हम लोग बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि अकाउंटेंसी का भी एक सफिशिएंट पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के पोर्शंस को भी हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, अगेन क्लास वर्क तो हम लोग करेंगे ही,
होमवर्क भी आप लोगों को करना पड़ेगा। इस स्टेज पे सबसे जरूरी है आपकी खुद की तैयारी कितनी जरूरी है, ठीक है। तो खुद की तैयारी तभी होगी जब आप लोग एक पर्टिकुलर टास्क एक लिमिटेड टाइम के लिए, जाहिर सी बात है आप लोग सब व्यस्त भी होंगे, सबके काम रहते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। उनके साथ आप लोगों को वो चीज़ मैनेज करना रहेगा, ताकि हम लोग का जो प्रैक्टिस है ना वो ना छूटे थ्रू आउट। जब भी एग्जाम है, पेशेंस तो ऑब्वियसली रखना है जब तक आप लोगों के जो ऑफिशियल डेट्स नहीं आ जाते एग्जाम के, ठीक है। चलिए, तो ये था एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्लास कैसे रन करेंगे अपन लोग और कैसे क्लास की व्यवस्था रहेगी उसके बारे में। अब अपन लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ। मार्किंग सिस्टम आप लोग को पता चल गया, थोड़ा सा आइडिया होगा क्लासेस का। आते हैं पहले पेज पर। ये वही डेटा है जो आप लोगों ने पीडीएफ में देखा होगा सिलेबस का, उसी को बस हमने पीपीटी के फॉर्म में आपके सामने रखा है। मेरे पास हिंदी वाला पीडीएफ था तो मैंने उसको हिंदी सामने रखा है आपको। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या जिस भी माध्यम से आप लोगों को नोट्स पहुंचाए जाएंगे जो मैनेजमेंट आपको बताएगा, उसमें इसका इंग्लिश वर्जन भी आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, ठीक है। अपन लोग पूरी तरह से, कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं प्योर हिंदी विकलन समाकलन में अगर पढ़ाऊंगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, ठीक है। तो हम लोग, जाहिर सी बात है, डेबिट क्रेडिट और डिबेंचर ऋण पत्र की जगह ये सब अपन लोग यूज करेंगे। बट सर, रिमेनिंग 50 मार्क्स की तैयारी भी कोचिंग की तरफ से ही करवाया जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो मार्क्स की तैयारी है वो भी कोचिंग की तरफ से ही करवाया जाएगा। मैं बस नहीं पढ़ाना जानता वो वाले टॉपिक्स, तो मैं आपको कॉमर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वो जो है वो स्पेशलाइज जो पर्सन रहेंगे, उनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, वो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो लोग जरूर आपको सही समय पे पढ़ाएंगे, जरूर। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई गेस। ये एक बार कंफर्म आप लोगों को मैनेजमेंट से पता चल जाएगा, है ना। मैं, क्योंकि इस बारे में मेरी भी बात नहीं हुई है, मैं कॉमर्स आपका पूरा पोर्शन देखूंगा, बाकी आपको सूचित कर दिया जाएगा आप लोग कि बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं 50 मार्क्स के, वो कैसे पढ़ाए जाएंगे। हाँ, जरूर एसी ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट ऑनलाइन? कॉमर्स वाले वर्ग 2 में एलिजिबल हैं? ये कॉमर्स वाले वर्ग 2 में एलिजिबल हैं, है ना? अच्छा, कॉमर्स वाले वर्ग 2 में एलिजिबल हैं या नहीं, इस बारे में भी अब क्लियर नहीं है, ऐसा मुझे सामने बैठे स्टूडेंट से सूचना मिल रही है। हालांकि अपन लोग तैयारी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं क्लास में, तो जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से होगा। अच्छा, ठीक है। कला संकाय को मेंशन किया गया है अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से तो आना चाहिए, बट फिर भी इसमें जो क्लियर जो गाइडलाइन है वो डेफिनेटली आप लोगों को ऑफिशियल तरीके से बता दिया जाएगा। मैं इस बारे में एक बार और बात कर लूँगा मैनेजमेंट से। बाकी इतना फेमस सब्जेक्ट है कॉमर्स, बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं इसको, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि व्याख्याता वर्ग 2 में कॉमर्स के लिए वैकेंसी ज़रूर रहेगी। और आप लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से रखिएगा, उसमें कोई दो राय मत रखिएगा। इस तरीके दो राय रखेंगे तो फिर अपन को जो तरीका है अपना पढ़ने का वो डिस्टर्ब होगा, तो भरोसा रखिए कि वो रहेगा, राइट। ओके, बाकी अपन लेते हैं डाउट्स आपके ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। सिलेबस की तरफ आते हैं बच्चों, आ जाओ। एकदम बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल के टॉपिक्स आपके सिलेबस में भरे गए हैं, तो ये एक अच्छी बात भी है और एक थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंज भी है। अच्छी बात भी है, चैलेंज भी है, बुरी बात है नहीं बोल रहा हूं, अच्छी बात है और चैलेंज है। क्यों? क्योंकि आप लोग एस्पायरिंग टीचर बनना चाहते हैं, वेरी गुड, बट कॉमर्स से रिलेटेड कोई से भी एग्जाम आप फ्यूचर में अटेम्प्ट करेंगे अपार्ट फ्रॉम लेक्चरर और व्याख्याता, तब भी आपको इस आ जाएंगे आई गेस वहां पे ना। बन रहा है बैठ
ठीक। तो कहाँ थे हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ थे कि सिर्फ व्याख्याता या लेक्चररशिप हमारा टारगेट नहीं हो सकता। फ्यूचर में जाहिर सी बात है, आप लोग अभी फिलहाल एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको आप लोग रखिए। बट कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी पोस्ट के लिए जिसमें कॉमर्स इन्वॉल्व है, उसकी वैकेंसी आती है, तो ये जो सिलेबस है ना, जो दिया गया है व्याख्याता वर्ग 2 के लिए, ये इतना डिटेल्ड है और इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना विस्तार में है कि किसी भी एग्जाम के लिए इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर की तैयारी करने की जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगी। तो ये आप लोग ऐसा मान के चलिए कि अभी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके इस एग्जाम में आपको सफलता दिलाए, और फ्यूचर और भी हायर पोस्ट के लिए कॉमर्स से रिलेटेड अगर एग्जाम्स आते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ों को कवर किया गया है जो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। 48 पेज का ये पीपीटी है, देखते हैं कहाँ तक आज हम लोग जा पाते हैं और इसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक एक पर्टिकुलर टर्म्स को अभी नहीं समझाऊंगा, वो वाला काम हम लोग कल के लेक्चर से करेंगे जब हम लोग चैप्टर 1 चालू करेंगे डिटेल्ड में, विथ आपके फेयर नोट्स या फिर रनिंग नोट्स, जिस तरीके से भी हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे। और आपके पास एक पर्टिकुलर मटेरियल मैं पहले ही डिलीवर कर दूंगा, ताकि आप लोग या तो उसका प्रिंट आउट लेके आएँ या तो फिर आप लोग उसको देख पाएँ अपने किसी सिस्टम पर। आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, कहीं कहीं रुक कर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे किसी पर्टिकुलर विषय पर, और समझेंगे कि हमारे इस पूरे जर्नी में 3 महीने के 4 महीने के उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो चालू होता है आपका अकाउंटेंसी, पहला सब्जेक्ट जो है। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग को पता है व्यावसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज, और तीसरा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अकाउंटिंग का पहला चैप्टर लेखांकन का परिचय और इसके अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, लाभ एवं सीमाएं, लेखांकन सूचना प्रकार, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब शुरुआत के जो 2 चैप्टर्स हैं, परिचय और ये आधारभूत शब्द जो हैं, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन लोग कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकल चैप्टर्स को बहुत वेटेज देते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, कि मेरे को पार्टनरशिप का अकाउंटिंग आना चाहिए, मेरे को शेयर कैपिटल वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह सब समझ में आ जाए। और इन जो चैप्टर्स हैं इनको हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कि ऐसे ही ले लेते हैं कि अपन पहले से जानते हैं इन चीज़ों को। बट आप लोगों ने पास्ट एग्जाम के पेपर्स देखे होंगे, व्याख्याता या फिर किसी और विषय किसी और पर्टिकुलर एग्जाम के कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसमें ना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन लोग अकाउंटिंग के मतलब के लिए जब जाते हैं तो आप लोग रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, ऐसा अपन लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको हम लोग अगर हिंदी में अगर उसको बोले तो रिकॉर्ड करना, यानी कि आप उसको एक सूची बनाना, फिर समराइज करना, उसको आप एक सारांश उसका सारांश प्रकट करना, रिपोर्ट करना यानी कि सूचना प्रस्तुत करना किसी को। तो इसका ना एक पर्टिकुलर क्रम है। मैं इसका जब अर्थ आपको या फिर डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, जो कुछ अर्थ जो ऑथर्स ने कुछ दिए हैं या फिर अकाउंटिंग के विशेषज्ञों ने दिए हैं, तो बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग इसके क्या बोलना चाहिए, मीनिंग या फिर डेफिनेशंस मिलेंगे। अब उन मीनिंग और डेफिनेशंस को कई बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं उनमें ना क्रम में पूछ देता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ही, कि पहले ABCD ऑप्शंस को आप एक करेक्ट क्रम में जमाइए। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, अगर हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ना पढ़े हो ना, तो उसको आंसर करना बहुत मुश्किल रहता है। और कई बार उन क्वेश्चंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि वो अलग अलग जो पर्सन है वो अलग अलग उसके आंसर निकाल सकते हैं। मतलब आपके लिए शायद हो सकता है BACD होगा और किसी के लिए DABC होगा, ऐसा आपको प्रतीत होता है। ठीक है, तो तब तक हम लोग करेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक एक रिलायबल सोर्स से, यानी कि एक विश्वसनीय स्रोत से हम लोग उसको ना पढ़ लें। तो मेरा काम ये रहेगा कि मैं इसके अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, लाभ, ये सीमाएं जो अपन देख रहे हैं, वो बहुत सारे ऑथर्स और बहुत सारे जो अकाउंट्स के एक्सपर्ट या पब्लिकेशंस जो देते हैं, उनमें से जो सबसे स्वीकार्य परिभाषा है या स्वीकार्य मतलब है, मीनिंग है ना,
स्वीकार्य का बोलने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों के पास्ट के एग्जाम्स में जिन लोगों को तवज्जो दी गई है या जिनको मान्यता दी गई है, अगर मैं सही भाषा का यूज करूं तो उस वाले सोर्स से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ना कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एक बुक से या फिर पब्लिकेशन को फिक्स करके उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा, लेखांकन का परिचय, अर्थ विशेषताएं, उद्देश्य लाभ। कल के लेक्चर में आप लोगों को मैं यही यहीं से शुरुआत करूंगा अकाउंटेंसी की, और हम लोग इसको डिटेल्ड नोट्स के साथ पढ़ेंगे पीपीटी के फॉर्म में, और जानेंगे पढ़ते पढ़ते ही कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। चलिए तो आगे इस पे बढ़ते हैं अपन। लेखांकन के आधारभूत शब्द या फंडामेंटल वर्ड्स इन अकाउंटेंसी। मैं ब्रीफली अभी पढ़ दे रहा हूं इसको कि क्या क्या इसमें अपन लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसमें ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, लेजर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, आहरण, दायित्व, संपत्तियां, ये सारी चीजें अपन लोग पहले से जानते हैं चूंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो, बट फिर भी एक फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस, कि केवल ये सिलेबस को हम लोग को कंप्लीट करना है वो उद्देश्य से, ताकि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ना छूटे हमसे। हम हर एक जो इसमें शब्द लिखे हुए हैं, हर एक जो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको जरूर कवर करेंगे। जाहिर सी बात है कई सारे जो पॉइंट्स है ना वो अपरेंट रहेंगे एकदम, ऐसे ही हम लोग को पता रहेगा कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, उसको जल्दी कवर करा देंगे। और किसी पर्टिकुलर चीज में अगर कुछ टेक्निकलिटी है या वो आपके परीक्षा के दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उसमें हम लोग समय भी थोड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा आप लोग का चैप्टर है जो फंडामेंटल वर्ड्स रहते हैं अकाउंटेंसी के, उसको समझना, ठीक है। तो इसमें आप सामने देख पा रहे हो बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, और ये हर एक शब्द जो है वो एक पोटेंशियल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। पोटेंशियल क्वेश्चन बोलने का मतलब है हर एक शब्द से एक जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका डेरिवेशन या फिर उत्पत्ति हो सकती है। तो हमको किसी भी शब्द को क्या है ऐसे ही नहीं लेना है। और ये आधारभूत शब्द इसलिए भी जरूरी है कि जैसे किसी भी भाषा को समझने के लिए ना हमको उसके ग्रामर को जानने की जरूरत रहती है। जैसे हिंदी मेरे को अगर जानना है तो मेरे को व्याकरण समझना पड़ेगा, इंग्लिश अगर पढ़ना है मेरे को तो उसके ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही अकाउंटेंसी के ग्रामर को समझने के लिए ना ये आधारभूत शब्दों का मतलब जानना मेरे को जरूरी है। अगर मैं अकाउंटेंसी के किताब को पढ़ना चाहता हूं आगे चल के, तो जब तक मैं इन शब्दों से अपने आप को अवगत नहीं कराऊंगा तब तक मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यानी कि अकाउंटेंसी को समझ नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग बेसिकली अकाउंटेंसी के व्याकरण को समझेंगे, इसके फंडामेंटल वर्ड्स को समझेंगे। जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है या अकाउंटिंग के सिद्धांत हैं वो अगले चैप्टर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे। हाईली टेक्निकल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी बात करेंगे, ठीक है, जिसको लेखांकन मानक भी बोला जाता है, ठीक है, ICAI द्वारा दिया जाता है, और इसको ऑल ओवर इंडिया में बिजनेसेस के द्वारा जिनके ऊपर वो लागू होता है फॉलो किया जाता है, ठीक है। हाल ही के सालों में कॉमर्स से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कि स्कंध यानी कि स्टॉक किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर किया गया है या किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आधारित है। फिक्स्ड एसेट या स्थायी संपत्तियों को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करते हैं, ऐसे कुछ सामान्य प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सिद्धांत मान्यताओं के अलावा हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी जरूर देखेंगे। लेकिन आप लोग के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉम्प्रिहेंसिव या फिर गहन जो सिलेबस है वो नहीं है, वो प्रोफेशनल कोर्सेस में ज्यादातर पाया जाता है। आप लोगों के लिए उसके एक इंट्रोडक्टरी लेवल का जो कि परिचय हो जाए आप लोगों का AS के साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ या लेखांकन मान्यताओं के साथ, बस उस हद तक हम लोग उसको देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्रमाण पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या इसके हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं,
इंपॉर्टेंट 10-15 क्वेश्चन जो इसके बनते हैं वो मैं पहले ही आप लोगों को थ्रो कर दूंगा कि क्या पॉसिबल 10-15 क्वेश्चन इसके हैं, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसे होती हैं जो कॉन्सेप्चुअली नहीं, लेकिन आपको रटना आपकी मजबूरी रहती है उसको। तो वैसे भी कुछ एस्पेक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जब हम लोग इसकी तैयारी करना चालू करेंगे। ये एक ऐसा वर्ड है जो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है, जब आप लोग चौथी क्लास में थे, सॉरी नहीं, तब से उतना पुराना भी नहीं है। क्लास 11th में आप लोग दोहरा लेखा प्रणाली या डबल अकाउंटिंग सिस्टम से परिचय हुआ आप लोगों का, और तब से आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है और ना ही छोड़ेगा। मरते दम तक आप लोग दोहरा लेखा प्रणाली को याद रखेंगे, ठीक है। और आपको मैं आप बता दूं कि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जो भी पढ़ते हैं ना वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज होता है। इवन कुछ भी पढ़ो आप लोग, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो आप लोग पढ़ेंगे और वो यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे a+b⁻², या टू द पावर 3 वाला कोई हिसाब नहीं है। जिसका उपयोग होता है या नहीं होता है, वी डोंट नो, ठीक है, होता होगा, बट आप जो भी चीज पढ़ेंगे, जो भी चीज समझेंगे, वो ये आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रख के आपको इसकी तैयारी करनी है और उसको उसी हिसाब से इंपॉर्टेंस भी देना है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। हमारे बैलेंस शीट हमेशा टैली करने चाहिए, लेजर की हमेशा बैलेंसिंग की जाती है। ये सब चीज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे। ये हम लोग का बेस बनेगा आगे के सारे चैप्टर्स को समझने का, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूं अपना इस सिलेबस को, जल्दी जल्दी आप लोग को बस एक झलक दिखलाने में कि क्या क्या हम लोग को टॉपिक्स पढ़ने हैं। इवन मैं अगर इन टॉपिक्स पे भी 2-2 मिनट बोलूंगा ना तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत का मैंने आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लेके बताया कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। अब खाली क्या क्या टॉपिक्स हम लोग थ्रू आउट दिस अगले 3-4 महीनों में जो देखेंगे उसको फटाफट देखते हैं। और एक छोटे से टॉपिक को आज मैं आप लोग को पढ़ा के आज की क्लास को कंक्लूड करूंगा। तो चलिए मेरे साथ जल्दी से एक लंबे सफर पे, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी है इसका सिलेबस, बट हम लोग डेफिनेटली इसको कवर करेंगे अगर थोड़ा सा आप लोग सर की बात मानेंगे। फिफ्थ लेक्चर है आपका लेखांकन का आधार, ठीक है। ये कहीं ना कहीं 4, 5 और 6 जो आप लोग को चैप्टर्स दिख रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जहां पे एक लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम अगर आप लोग चालू करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, तो आपको कैश के आधार पे, उपार्जन के आधार पे लेखांकन, ये आप लोग ऑब्वियसली इसके बिना आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ब्रीफली अगर मैं एक्सप्लेन करूं इसको, चूंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है तो एकदम ब्रीफ में इन दोनों चीज को बताना चाहूंगा। दो टाइप की अकाउंटिंग हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में की जाती है। एक है कैश बेस अकाउंटिंग और दूसरा है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में रोकड़ आधार पे या उपार्जन के आधार पे बोला जाता है। एक्रूअल बेसिस को कई जगह मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार चैट में मुझे बताओ कि ज्यादातर लोग कौन से बेस की अकाउंटिंग प्रेफर करते हैं। चैट में जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कैश बेस या फिर एक्रूअल बेसिस, ठीक है। कैश बेसिस मतलब क्या होता है कि जो नगद में आ रहा है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे, नगद में जा रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे प्रोविजन या फिर आपके जो पेबल, देय या प्राप्य, इन चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता, केवल नगद के आधार पे उसको काम किया जाता है। आंसर मेरे पास कुछ आए हैं, बोथ, ओके, ठीक है। जाहिर सी बात है ये उपयोगकर्ता के जरूरत के हिसाब से चेंज होते हैं। ज्यादातर अभी आप लोग अगर देख पाएंगे, आपने ऑडिट वर्ड भी सुना है, राइट, सभी लोग जानते हैं। तो ज्यादातर जो अकाउंटिंग की जाती है वो आपके उपार्जन के आधार पे या एक्रूअल बेसिस सिस्टम पे की जाती है, जो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। लेखांकन समीकरण एवं डेबिट क्रेडिट के नियम, लेखांकन समीकरण, ये मोस्ट आईएमपी आपका टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि यहां से ना एग्जामिनर के लिए बहुत मसाला है यहां से क्वेश्चंस बनाने का, ठीक है।
आप लोगों को सबको पता है अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होते हैं, इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे और इसके कुछ क्रक्स जो रहेंगे वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग मास्टर कर सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए अकाउंटिंग इक्वेशन का तो आप लोग उसको हैंडल कर पाओ। तो वो अपन लोग जरूर जब वो चैप्टर आएगा तो उसको समझेंगे अगेन। फिर उसके बाद ये जो सिलेबस इन्होंने दिया है वो बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। आप लोग सबसे टॉप पे आपको क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, और कैसे आप लोग फिर आखिरी चैप्टर के लिए योग्य हो पाओगे, उसी क्रम में इसके जो सिलेबस का है उसको डिजाइन किया गया है। ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में चैप्टर नंबर 7 अपन लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे आप लोग देखोगे कि कैसे जो अकाउंटिंग के जो सोर्स हैं, मटेरियल है, वो क्या क्या होते हैं उसको समझेंगे अपन लोग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को जब पढ़ाते रहूँगा तो इसके बारे में भी ज़रूर अपन लोग देखेंगे कि कौन से जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से हम लोगों को थोड़े बहुत स्किप अपन लोग कर सकते हैं या उसको एक सरसरी तौर पर देख के भी निकाल सकते हैं। अगेन आईएमपी चैप्टर अपन लोग को आएगा जनरल का। ये आप सबको पता है, जनरल प्राइमरी बुक्स जो जिसको बोलते हैं अपन लोग हिंदी में रोजनामचा बोलते हैं, है ना। तो ये अपन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कैश बुक, अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक आर देयर। उसके बाद आपका जो सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं या सहायक बहियां बोलते हैं, जिसमें क्रय, है ना, क्रय बही जिसको परचेस रजिस्टर, विक्रय बही, आपका सेल्स रजिस्टर एटसेट्रा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर्स रहेंगे ना बच्चों, सिंस हम सब इस पे थोड़े बहुत माहिर हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स होने के कारण, तो इन चैप्टर्स को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से जितना हम लोगों को रिलेवेंस है उतना पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ना क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करें। और क्वेश्चंस कौन से, ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अपन लोग सॉल्व कर लें ताकि ये अपने कवर हो जाएं। तो फटाफट इन चैप्टर्स को हम लोग करेंगे। बैंक समाधान विवरण मैंने या बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की परेशानी रहती है, इस पे मास्टरी नहीं कर पाते वो लोग। कई लोगों को आज भी मैं पूछता हूं कि व्हाट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो नहीं बता पाते उसका मतलब क्या होता है। मैं एक बार ट्राई करूं क्या आप लोगों से कुछ, मेरा मन कर रहा है। कौन बताना चाहेगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? एनीबडी? ठीक है। पासबुक, पासबुक में तो बैंक हुआ और कैशबुक में तो कैश हुआ, तो फिर कैसे मिलान करोगे? पासबुक में तो ठीक है, ठीक है, मैं बस आपके साथ ऐसी आई वाज जस्ट किडिंग। और कोई एक एक आंसर, फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। अच्छा, मेरे प्यारे बच्चों जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी लिख सकते हैं सर रिमेनिंग 50, अभी लोग वही 50 मार्क्स में, ये स्क्रॉल थोड़ी होता है। अरे यार, माउस है, माउस। सर बेसिक से बताइए, मेरा 11th-12th मैथ सब्जेक्ट्स था। बाप रे, ऐसे ऐसे चैलेंज भी हैं क्या मेरे पास? बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, मैथ्स वाला भी समझेगा, टेंशन मत लो। जब चालू करेंगे, आज तो बस हम लोग बस झलकी ले रहे हैं, ठीक है। मैथ्स वाला हो चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी वाला हो, टेंशन मत लो, सब सीखोगे तुम लोग। डेबिट क्रेडिट हम लोग पूरा कवर करेंगे। हाँ, तो मैं कुछ पूछ रहा था आप लोगों से, ऑनलाइन जो भी देख पा रहे हैं 21 लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है, 21 लोग। आप लोग बताएंगे बेटा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बस पूछ रहा हूं, 1 मिनट का टाइम लगेगा। एनीबडी एल्स हु कैन आंसर? सर जैसे एक व्यापारी के पास कैश बुक रहता है और जी बैंक के पास पासबुक, जी तो हम पासबुक में सुधार नहीं कर सकते और हमारे पास जो कैश बुक है उसको पासबुक के थ्रू सुधार करते हैं। जी बिल्कुल जैसे कि बैंक ने ब्याज का पैसा दिया बिल्कुल तो हम उसको तो एंट्री कराएंगे तब पता चलेगा ना पासबुक, बिल्कुल एकदम सही। तो उस हिसाब से उसको ऐड करेंगे। हम्म और जैसे बैंक ने हम्म, बैंक ने हमारा कुछ, हम बोले कि पेमेंट करना है हमको, जी जी तो फिर बिल्कुल पेमेंट कर गया तो फिर उसको लेस करना पड़ेगा, बिल्कुल। ऐड और लेस तो करना बैंक पड़ेगा। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक समाधान विवरण एक तरीके से कहने का मतलब पासबुक और कैश कैश बुक और पासबुक के राशि को मिलान कर। बिल्कुल एकदम से, बहुत बहुत सही आंसर, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बैंक के जो बैलेंस है
उसको हम लोग जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैलेंस है ना, उसको कैश बुक बस ना बोल के हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे हमारे पुस्तकों में जो खाते में जो बैलेंस है उसके बीच के अंतरों को लिखने का एक स्टेटमेंट है। हम लोग उसमें उसके अंतरों के कारणों को लिखते हैं, ठीक है, कि बैंक चार्ज लगा दिया लेकिन हमको तो पता ही नहीं था चार्ज लगा दिया है, तो हमको पता चलेगा तो हम बैंक चार्ज को उस विवरण में, उस स्टेटमेंट में अंकित करेंगे और वो एक प्रूफ बन जाएगा कि वो दोनों के बीच के अंतर को असेस कर पाएगा। बस, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। कुछ इसका मीनिंग, आवश्यकता, अंतर के कारण बैंक समाधान विवरण तैयार करना, संशोधित रुकड़ पे ही ये सारा जो टॉपिक रहेगा ये करेंगे। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। ना सिर्फ इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल्कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या बैंक समाधान विवरण में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये पूछा जाता है। आई गेस आई हैव टू स्क्रॉल इट डाउन। चलिए चलते हैं अगले 12वें लेक्चर में 12वें चैप्टर पे आ चुके हैं अपन लोग। और 12वां चैप्टर है लेजर का, ठीक है। अगेन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ अपार्ट फ्रॉम अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अलावा दिन भर फुल टाइम वाला, तो वहाँ पे ऐसा पूछो ना, कई बार तो लेजर पोस्टिंग करना भी ना बच्चों को नहीं आता, तो बड़ा ही दुख होता है, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, सिखाते हैं फिर दिल पे पत्थर रख के। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप लोग खाता बही या लेजर नहीं कर पाएंगे, नहीं क्रिएट कर पाएंगे। बार बार मैं ये चीज दोहराऊंगा लेक्चर में क्योंकि मेरे को दोहराना ये बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे कॉमर्स में, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, एक्चुअल में वो यूज हो रहा है। अभी आपके बाहर रिसेप्शन में जो सिस्टम है उसमें खाता बही एक ठोक बन रहा होगा, लेजर बन रहा होगा, ठीक है। तो उसको ना भाई एकदम अपन को इज्जत के साथ पढ़ना है, एकदम उसको रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि भाई ये इसका काम आता है, इसका ये फालतू नहीं जाता। इवन आप लोग भी हो सकता है कोई व्यापार करेंगे, छोटा मोटा व्यापार करेंगे, इवन घर का भी हिसाब रखेंगे, तो ये लेजर जो है वो एक्चुअल में आप लोग प्रयोग में ला सकते हैं, इतना ये अच्छा है, ठीक है। तलपट या ट्रायल बैलेंस ये बहुत ही आसान रहता है बनाना। क्यों आसान रहता है, अगर आपने पंजी प्रविष्टि यानी कि जर्नल एंट्रीज और खाता बही में उसकी एंट्री यानी कि लेजर में उसकी पोस्टिंग सही से की है, तो तलपट बनाना झटपट हो जाता है, ठीक है। तो तलपट एकदम आसानी से आप बना पाओगे अगर आप लोग जर्नल और लेजर ठीक से आता है बनाने, क्योंकि वहीं से आप लोगों को ये बनाना रहता है। तलपट के संबंध में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि तलपट से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शंस रहेंगे कि ऐसा विवरण जिसमें संपत्ति और दायित्वों का विवरण होता है, ऐसे करके रहेगा। फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा ऐसा विवरण जिसमें कैश का जो आना जाना है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तलपट ऐसा विवरण जिसमें संपूर्ण खातों का या लेजर्स का बैलेंस शो किया जाता है, ठीक है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो अगर आप उसका मतलब नहीं समझेंगे, मीनिंग नहीं समझेंगे, तो ये साधारण से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है ना, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, वो उनका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, व्हाट डू मीन बाय ट्रायल बैलेंस, या आप तलपट से क्या समझते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग जर्नल वाला चैप्टर और लेजर वाला चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो तलपट वाला चैप्टर हमारे लिए झटपट हो जाएगा। एज आई सेड, मूल्यह्रास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन मैं जहां जहां आईएमपी लिख रहा हूं ना बच्चों, आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में भी बाद में पीछे करके देखेंगे या जो अभी देख रहे हैं, वो आईएमपी लिखने के पीछे कारण है। सीधी सी बात है कि एक एग्जामिनर जब अपना क्वेश्चन पेपर सेट करता है ना, तो वो ऐसे चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करता है जो पोटेंशियल जहां पे रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने के, पहला। दूसरा, ऐसे चैप्टर्स जहां पे वो जो कैंडिडेट है उसका योग्यता को परख पाए कि भाई भर्ती कर रहा है ना कहीं वो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो व्याख्याता के लिए हो, चाहे वो एक जूनियर अकाउंटेंट के लिए हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंस फील्ड के जॉब के लिए हो। तो ये उन चैप्टर्स में से है जहां पर एक कैंडिडेट के जो
कॉमर्स से रिलेटेड बौद्धिक योग्यता है ना, उसका परीक्षण भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर आप लोग सीख रहे हो ना, फंडामेंटल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ पे हम लोगों ने मूलभूत शब्द सीखे थे, उसके बाद से लेके चैप्टर नंबर 13 तक की परीक्षा हो जाती है मूल्यह्रास में। क्योंकि एक इसका तरीका है रटने वाला, कि आप लोग सरल रेखा पद्धति जो रहती है वो सीख लो, और WDV को अपन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना, क्या घटती किस्त पद्धति बोलते हैं। वेरी गुड, घटती किस्त पद्धति। तो या तो उसको रट लो या तो फिर उसको समझ के कर लो। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पूरे इसके टूल्स पहले ही मौजूद रहेंगे। इन्हीं टूल्स जो लेजर, जर्नल, उसी टूल से आपको इसको हैंडल करना है। ठीक है, आयोजन एवं संचय, आयोजन तथा संचय, ये एक चैप्टर है। अगेन काउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील करता है इसको। हम लोग जब एएस का चैप्टर, एएस को थोड़ा सा जब देखेंगे तो मैं बता दूंगा कौन सा एएस कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को डील करता है। नॉट वेरी IMP, अगेन आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग विथ यू, बट फिर भी इसको बुरा लगने नहीं देंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे जरूर। विनिमय विपत्र आप लोग को पता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये ना एक्चुअली ना सिर्फ अकाउंटिंग सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, बल्कि इसके पीछे एक एक्ट भी काम करता है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वेरी गुड, हाँ उतना तो मेरे को भी याद नहीं है, बट विनिमय विपत्र जो एक्ट है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके कुछ प्रावधान जो हैं वो हम लोगों को इसके साथ मर्ज करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक चैप्टर रहेगा जो हम लोग देखेंगे। जाहिर सी बात है इसमें भी, विनिमय विपत्र में भी, जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है उसके जानकारी के बिना आप लोग इसके लेखांकन वाले पार्ट को नहीं कर पाएंगे, तो वो हमको जानना जरूरी है। अच्छा, एक फटाक से आंसर देंगे, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट के किस भाग में लिखा जाता है? और टू बी स्पेसिफिक, और थोड़ा स्पेसिफिकली बोलें तो बिल्कुल लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनमें कहाँ लिखेंगे? जी जी जी, क्रम या फिर किस हेड में आता है वो? जी जी जी, डेटर काफी करीब है, और डेटर का भाई ही है ये, तो डेटर कहाँ आता है? करेंट एसेट इज द राइट आंसर, जिसको अचल संपत्ति बोलते हैं मेरे ख्याल से हिंदी में। चल संपत्ति, अचल, चल संपत्ति बोलते, चल, मैं तो तुम लोग को टेस्ट कर रहा था, ठीक है, चल संपत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ही फंडामेंटल लेवल के हैं। मैं पूछा, बहुत ये कॉमन क्वेश्चन था, राइट, कि वेयर डज वी शो द बिल्स रिसीवेबल, और पेबल भी होता है, तो पेबल जाहिर सी बात है कहाँ आएगा बताओ? लाइबिलिटी में, कहाँ? करेंट लाइबिलिटी में, ठीक है। चलो, तो ये अपन लोग देखेंगे इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग का टारगेट ये रहेगा बच्चों कि ना हर चैप्टर को करने के बाद उसके 20, 30, 50 जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अपन लोग फटाफट करके उसको पैक कर देंगे, ठीक है। और अपने जहन में रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे कि पर्टिकुलर उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। हम लोग हैं पेज नंबर, कहीं पे दिखता है क्या? ओके, मैं बहुत आगे तो नहीं आ गया, ये है ना 16 के बाद 17, हाँ ठीक है। अशुद्धियों का सुधार, माय फेवरेट चैप्टर, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ ये एक प्रकार का ना पजल वाला चैप्टर है, बढ़िया, जहाँ पे आपको बहुत सारे पजल मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। जाहिर सी बात है आप उसको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए अर्लियर के जो चैप्टर हैं जो फंडामेंटल आपके स्ट्रांग करते हैं, जो आपके आधारभूत सिद्धांतों को मजबूत करते हैं, उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें ये जो है अशुद्धियों के प्रकार, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यू लेवल में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है ये पर्टिकुलर चैप्टर, हम लोग समझेंगे, कैसे इस पे आगे बढ़ना है वो भी समझेंगे। अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। जैसा कि मुझे अभी जानने के लिए मिला कि कुछ
नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी देख रहे हैं। करेंट एसेट इज द राइट आंसर, निशा ठाकुर, वेरी गुड। ठीक है सर, इस सिलेबस से नेट सेट भी कवर हो जाता है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हाँ हाँ, काफी हद तक कवर हो जाता है। हालांकि आप लोगों को मैं बता दूं, नेट सेट में इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के भी कुछ पोर्शन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लकीली या अनफॉर्चुनेटली। तो इनकम टैक्स वाला पोर्शन नहीं है बेटा नेट सेट, बाकी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें इसमें हैं और कुछ चीजें नई भी हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अशुद्धियों को सुधार या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को, वित्तीय विवरण समायोजन रहित, समायोजन रहित वित्तीय विवरण, वेरी गुड। ठीक है, समायोजन सहित भी है आगे, ओके ठीक है। ओके, ये लास्ट डेस्टिनेशन रहता है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का कि वो वित्तीय विवरण में जाके उसका अंत होता है। आप सबको पता है कि जो एक्सपेंसेस और इनकम रहते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंस अकाउंट में चले जाते हैं और एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में चले जाते हैं। हम लोग इन चैप्टर्स 18 और 19 नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे कि अलग अलग संस्थाओं के या अलग अलग व्यापारिक एंटिटी जो होते हैं उनके कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि एक एकल व्यापार या प्रोप्राइटरशिप कैसे अपने अंतिम खाते बनाता है, एक पार्टनरशिप कैसे अपने अंतिम खाते बनाता है, और एक कंपनी कैसे अपने अंतिम खाते बनाते हैं। वो अभी कंपनी वाला हमको आगे भी मिलेगा, तो ये हम लोग समझेंगे इसमें। आई होप कि आप लोग जो देख पा रहे हैं वो सिलेबस को थोड़ा बहुत अभी देख लो एक बार। कभी भी क्या है, किसी भी जैसे अगर कोई पक्षी भी ऊपर से नीचे उसको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए ना, तो उसको एक बर्ड आई व्यू लेना रहता है। ऊपर से वो देखता है कि क्या है एरिया कहाँ और उसको टारगेट करना है। तो अभी आप लोग जो कर रहे हैं वो बर्ड आई व्यू ले रहे हैं एक तो, ताकि पता रहे कि हम लोग क्या क्या चीज हमारे रास्ते में आने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। अपूर्ण अभिलेखों से लेखा तो इकहरा लेखा प्रणाली, इसको सिंगल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। अगेन अ चैप्टर, इसी के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होता और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट इसके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। ये एनजीओ के जो अकाउंटिंग है क्या होता है वो समझेंगे। इनके यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, प्राप्ति और भुगतान खाता होता है। इसका सिंपल लॉजिकल आंसर क्या होगा? इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, लेकिन प्राप्त, हाँ वो तो रहता है, बट उन लोग अपने वाले को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ बस ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये कभी मन में आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, तो इसलिए है ऐसा। ठीक है, लाभ और हानि बोलेंगे तो फिर उन लोग का एनजीओ बोलने का तर्क नहीं रहेगा बेटा, है ना। ठीक है, पढ़ेंगे इसको, समझेंगे। उसके बाद आता है आप लोगों का फॉर्मेलिटी वाले कुछ चैप्टर्स, बट अगेन चूंकि सिलेबस में है तो आप लोगों को ये पढ़ना जरूरी है। कंप्यूटर परिचय लेखांकन में कंप्यूटर। अच्छा, आप में से किसी को कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रन करना आता है क्या? टैली, हाँ जैसे कि टैली आता है आप लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिन लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है तो लोगों को और जल्दी ये समझ में आएगा। हालांकि लेखांकन में कंप्यूटर कुछ नहीं है, सिर्फ जो आप लोग ऊपर सीखे हो ना, ये मैनुअल अकाउंटिंग है। ठीक है, उसके आप लोग सिद्धांत सीख लिए, कैसे उसको पेपर में उतारना है वो सीख रहे हो आप ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग बचपन से जो सिलेबस में रहा है उसको कॉपी में बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं। वही जब कंप्यूटर्स के माध्यम से किया जाता है या सिस्टम्स को यूज करके किया जाता है तो उसको अपन लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, या कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर परिचय, लेखांकन सूचना प्रणाली, एआईएस, कंप्यूटर परिचय, मूल तत्व, क्षमता, कंप्यूटर की सीमाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा पढ़ेंगे। मोस्टली थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा, इसके भी हम लोग, इसमें मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा, ना ही दूंगा आप लोगों को ज़्यादा समय। इसमें नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा और इसको अपन लोग निपटा देंगे। 22 के बाद ये रहा डेटाबेस प्रणाली, अगेन उसी का भाई। ठीक है, उसके बाद आएगा दर्द, एक टॉपिक। ठीक है, इसलिए उसको जल्दी निपटाना पड़ेगा क्योंकि इसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो साझेदारी फर्म जो है ये
यही वाला जो चैप्टर देख के मेरे को आप लोग का सिलेबस बहुत लेंदी लगा था, क्योंकि इसमें ना सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। और ये है एक कॉम्प्लिकेशन, बट हम लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है ना बच्चों, उसको हम लोग को करना पड़ेगा एडमिशन से लेके मरने तक का पूरा हिसाब किताब इसमें दिया हुआ है। यही है जो आप लोगों का टाइम लेगा थोड़ा, ठीक है। ये चैप्टर बस मैं आप लोगों को बोल दूं, पार्टनरशिप के चैप्टर को बहुत ध्यान से कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। हालांकि आप लोग प्रिविलेज है आप लोगों के पास कि आप लोग ऑनलाइन क्लास पीछे का देख सकते हो, है ना। मैं थोड़ा दिन में शायद समझ जाऊंगा कहाँ मेरे को खड़े रहना है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा ऑनलाइन बताना, मैं ऐसे चल चल के पढ़ाने। क्लास में 10 मिनट टाइम देना सर, क्लास को लेकर कुछ कुछ डाउट है जिसका क्लैरिटी चाहिए। ओके, करेंट एसेट्स, ओके, अभी तक करेंट एसेट्स, ओके, ठीक है। मजा आएगा, इतना सारा है इसमें कि ओके ओके ओके। एक मजेदार टॉपिक भी जो कि मैं पहले नहीं देखा था वो अभी देख रहा हूँ, गुडविल भी है, आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। चलो ये मजा आएगा पढ़ने में, पूरे चैप्टर है ना, गुडविल है, चलो ठीक है, मजा आएगा, गुडविल पढ़ने में मजा आएगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी है क्या? अच्छा, गुडविल को वहीं निपटा दिया है, पार्टनरशिप के बीच में सारे मेथड्स हैं उसमें गुडविल निकालने के। ठीक है, नया साझेदार का एडमिशन वगैरह, ये पूरा एक बंच है बेटा, साझेदार को मृत्यु तक पूरा ये अपन लोग समझेंगे इसको। अगेन देखना इसमें ना, इसको हम लोग समझेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है, पूरा चीज एस्पेक्ट देखेंगे, बट इसमें खो नहीं जाएंगे, ठीक है। कई लोग ना पार्टनरशिप में खो जाते हैं क्योंकि खोने लायक चीज है, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है इसका। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, मेरे ऊपर भरोसा भी रखना पड़ेगा आपको कि हम लोग जो पढ़ेंगे उसको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। हमारा कोशिश ये रहेगा कि इन चैप्टर्स में से जो भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं उनका एक एक नमूना जरूर करें। मेरे बोलने का मतलब है एक एक नमूना, मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी का एक क्वेश्चन जरूर हम लोग को आ जाए। मैं जरूरी नहीं क्योंकि मैं उसी पर्टिकुलर नमूने के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊं, मैं एक उस वैरायटी का क्वेश्चन करा दिया तो आप लोग की जिम्मेदारी रहेगी कि उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। हालांकि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा सकें। विघटन भी हो जाएगा साझेदार का, ये पूरा पार्टनरशिप चल रहा है, लाइन से पार्टनरशिप है, मतलब एडमिशन से लेकर डेथ और फिर डिसोल्यूशन तक पार्टनरशिप आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ से कंपनी अकाउंटिंग चालू होता है मेरे बच्चों, ठीक है। अभी समय हुआ है 7:25, 6:30 से हम लोगों ने चालू किया था, 1 घंटे होने वाले हैं और हम लोग अभी भी सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, तैर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक आप लोग देखोगे, कंपनी खाते, अंश पूंजी का लेखांकन, ये बहुत बहुत ध्यान से सुनना, आईएमपी टॉपिक है। और एज कंपेयर टू पार्टनरशिप ये आप लोग इजिली कवर कर पाओगे जल्दी थोड़ा सा। कंपनी खाते पढ़ना है अगर आपको तो ध्यान रखिएगा कि आपको कंपनीज एक्ट 2013 का जो नॉलेज है वो होना बहुत आवश्यक है। मेरी ऑडियो अभी भी सही आ रही है क्या बेटा, कमेंट कर देना, ठीक है। कंपनीज, कंपनी के खाते ना पूरी तरह से गवर्न होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 से, तो हम लोगों का उसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में मैं ठहर गया था कंपनी के बाद, इसलिए ठहरा था क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में दिए हुए प्रारूप के अनुसार बनाना रहता है, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है पहले टी शेप बैलेंस शीट भी कंपनी में स्वीकार की जाती थी, लेकिन अभी केवल वर्टिकल, है ना, बैलेंस शीट ही कंपनीज के द्वारा बनाई जाती है, जहां पे शुरुआत होता है उसका सोर्स ऑफ फंड से और फिर नीचे आप लोग एक डिफाइंड तरीके से उसको लिखते हैं, ठीक है। पहले से जो निर्धारित उसका प्रारूप है जो शेड्यूल 6 में हुआ करता था, जब कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था, आप लोग सुने होंगे शायद, है ना, कंपनीज एक्ट 1956। इवन कई बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो आपके एग्जामिनर लोग हैं वो पता नहीं क्यों 1956 वाले क्वेश्चन भी दे देते हैं, ठीक है। तो वो होता है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि हमारे में ऐसा ना हो,
क्योंकि अभी कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, तो उसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस आए। प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आर प्रोमिस्ड बाय दिस चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन ये जो चैप्टर है वो आपको वादा करता है, और इसको अपन सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। मेरी तरफ देखिए एक बार, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये 3 टॉपिक में मेजरली डिवाइडेड है। ये 3 को अच्छे से कर लिए। विथ प्रोराटा अलॉटमेंट, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुपातिक आवंटन बोलते हैं, ठीक है, तो वो अपन लोग सीखेंगे, फिर एक निपट जाएगा। तो ये एक मजेदार चैप्टर रहेगा जो हम लोग को अच्छे से करना है। वही क्या क्या शर्त रहता है, ठीक है, इसमें एक आध क्वेश्चन चलो पूछते हैं आप लोगों से, नहीं तो ऑनलाइन वाले जो 21 से 17 हो गए हैं वो 17 से 13 हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा मेरे को तुम लोगों को। तो एक आप लोग को जानकारी भी दे दूं कि मैं जो लेक्चर लूंगा वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग इस चीज़ को समझेंगे कि एक लाइव ऑडियंस भी है, तो अपन लोग इंटरेक्टिव तरीके से कुछ लेक्चर्स को लेंगे ताकि एक कॉमन डाउट वगैरह जो है वो क्लियर होते चले, ठीक है। ठीक है, ये एकदम हिंदी में लिखा है तो कई लोग को बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा होगा, बट इसको ये ना ऑफिशियल जो आप लोग का सिलेबस था उसी को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। मेरे पास इसका जो पूरा बाइफरकेटेड वाला वर्जन वो भी है, जहाँ पे बुलेट वाइज पूरे टॉपिक्स को मैंने लिखा हुआ है। मैं आप लोग के साथ वो शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ इंग्लिश में था वो, तो मैंने यहाँ पे उसको नहीं रखा है। हिंदी वाला मैं आप लोगों को बना के बुलेट वाइज दे दूंगा, दोनों तरीके से, दोनों वाला दे देंगे ना, एक के नीचे एक रख देंगे उसको, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही है, हिंदी वाली मेरी भाषा में या फिर इंग्लिश वाली किसी को हिंदी वाले को नहीं समझ आ रही है, तो बेझिझक आप लोग उसको पूछेंगे। यस सर, जी सर, आ रहा है आवाज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऋण पत्र आ जाएंगे, ठीक है, शेयर्स के बाद आपके डिबेंचर्स आ जाएंगे। अगर आप लोग शेयर्स को बहुत अच्छे से कर लोगे तो ऋण पत्र अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि निर्गमन जो है वो पूरे शेयर के निर्गमन की तरह ही इसमें होता है, बस शेयर कैपिटल के जहां पे डिबेंचर वर्ड आ जाता है, इतना मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। यहाँ पे नया चीज आएगा, शोधन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन, ठीक है। तो ये शोधन शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में क्यों नहीं आता और इसमें क्यों आया है, कोई आंसर कर पाएगा क्या इसको? ऑनलाइन शेयर्स रिडीमेबल नहीं होते, ये टेक्निकली करेक्ट है बट फंडामेंटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। हाँ, देखो, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। सुनो, शेयर कैपिटल जो होता है ना वो ओनर्स इक्विटी को दर्शाता है, यानी कि मालिकाना हक को दर्शाता है, ठीक है। क्या अपन ऐसा बोलेंगे कि अपन पैसा लगाए और अपन ही को पैसा वापस नहीं होता, ठीक है। मालिक की पूंजी है वो, ओनर की इक्विटी है वो, ठीक है, उसका भुगतान नहीं किया जाता, ठीक है। समापन पे बचा खुचा मिलता जरूर है बट वो भुगतान के उद्देश्य से नहीं रहता, ठीक है। जबकि ऋण पत्र जो होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहलाते हैं या बाह्य दायित्व कहलाते हैं, ठीक है। बाह्य दायित्व मतलब आंतरिक नहीं है, वो आंतरिक कौन होते हैं, शेयर कैपिटल, जो खुद का कैपिटल। तो जो बैलेंस शीट का ना मेरे बच्चों लाइबिलिटी साइड रहता है ना, उसको मेजर तरीके से अगर बांटे ना तो 2 कैटेगरी में उसको बांटा जाता है। एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी साइड तो है ना, दायित्व तरफ तो है, तो एक आंतरिक दायित्व होता है, और एक होता है बाह्य दायित्व, यानी कि एक इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। तो जो शेयर्स वाला पोर्शन है ना वो आपके इंटरनल लाइबिलिटी कहलाता है, आंतरिक दायित्व कहलाता है। और ये ऋण पत्र, लेनदार, बिल्स पेबल जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाती हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है हम लोगों को जानना। ये हम लोग जब शुरू में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2, उसमें ज़रूर ये आएंगी ये चीज़ें, तो वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। तो ऋण पत्र को अपन लोग देखेंगे, इसमें ज़्यादा फोकस शोधन पे करेंगे, क्योंकि इशू ऑफ डिबेंचर या ऋण पत्रों का निर्गमन
इक्विटी शेयर वाला जो अपन पोर्शन पढ़ेंगे ना उसमें वो कवर हो जाएगा, तो मैं इसमें रिपीट नहीं करूंगा उसको। नेक्स्ट, अच्छा, स्लाइड स्लाइड कंपनी के वित्तीय विवरण अभी अभी बताया। शेड्यूल 3, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 जो है, पार्ट 1 जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और पार्ट 2 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। और मैंने अभी अभी एक गलती की है, कंपनीज एक्ट में ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शब्द नहीं है। क्या है बताओ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। पहले होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफिनेटली, बट अकाउंट बोले ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस खाता हो जाता है, एक लेजर जैसा प्रतीत होता है वो, इसलिए अकाउंट वर्ड को हटा के स्टेटमेंट वर्ड यूज किया जाने लगा। चर्चा करेंगे जब वो आएगा, ठीक है। लेखांकन अनुपात, ठीक है, ये समझेंगे अपन लोग, इजी चैप्टर है। अगेन आईएमपी लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। करंट रेशियो, लेखांकन अनुपात या अकाउंटिंग रेशियोज पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, इंग्लिश में जाना चाह रहे थे, ओके, ठीक है। जिससे हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहा है आपका बिजनेस वो असेस कर पाते हैं, राइट। आप सबको पता है कि इसमें बहुत सारे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटा रेशियो, एटसेट्रा एटसेट्रा रहता है। और अगर मैं फटाक से पूछूं, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? वेरी गुड। आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1 का मतलब क्या होता है? करंट लाइबिलिटी से करंट एसेट डबल होना चाहिए, राइट। बस यही सब है। और मैं थोड़ा सा आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसके हिसाब से जो इसकी ग्रेविटी है, यानी कि कितना गहरा अपन लोग को जाना है, वो निर्धारित करूंगा। हालांकि मैं फंडामेंटल एस्पेक्ट को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, उसको पहले कवर करेंगे अपन लोग फंडामेंटल पूरा, उसके बाद उसके गहन अध्ययन पे चलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेखांकन मानक 3। अगेन ये लेखांकन मानक शब्द सिलेबस में ऑफिशियली प्रिंट करने का मतलब यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत आप लोग जानो, ये आपको चाह रहा है व्याख्याता वर्ग 2 वाला सिलेबस। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे अपन लोग, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, बस खत्म, ठीक है। तो बस इतना सा था अकाउंटिंग का सिलेबस, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ खत्म होगा। अच्छी बात है, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया तो फंड फ्लो अपने आप समझ में आ जाता है। तो ये था आप लोग का अकाउंटिंग का सिलेबस। जिन लोग जो ज्वाइन किए हैं और या अभी आप लोग जो बैठे हैं, जिन लोगों ने सिलेबस को गो थ्रू नहीं किया होगा, उन लोग के लिए मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कितनी गंभीरता से पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। 1 घंटे में हम लोगों ने कवर किया पूरा सिलेबस शुरू से लेकर आखिरी तक अकाउंटिंग का। अब आगे की क्लासेस में मैं आपको चैप्टर वाइज इन चीज़ों को पढ़ाना चालू करूंगा। आखिरी में हम लोग जल्दी जल्दी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के सिलेबस को एकदम ब्रीफली देखेंगे। इसको मैं डिटेल में आप लोग को नहीं बताऊंगा, सिर्फ चैप्टर्स को आप लोग थोड़ा इसमें नज़र फेर लें, ठीक है। बेसिक आपके कॉमर्स के इंट्रोडक्शन से चालू होता है, जहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी कि ऐतिहासिक चीज़ों को भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि फैक्चुअल इतिहास आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। फैक्चुअल इतिहास मतलब कौन से सन में क्या हुआ था, कौन आया था, ऐसा वाला अपन को जरूरत नहीं है इसमें पढ़ने का। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉमर्स को हम लोग इसमें देखेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन, जैसे अकाउंटिंग के ग्रामर के लिए वो चैप्टर नंबर 2 जरूरी था, वैसे ही व्यावसायिक अध्ययन के ग्रामर के लिए ये जो सेकंड चैप्टर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव यानी प्रकृति एवं उद्देश्य वाला चैप्टर हम लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा। एकाकी स्वामित्व या एकाकी व्यापार, जिसको प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है, उसके संबंध में हम लोग क्या क्या फंडामेंटल चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। पार्टनरशिप को पढ़ेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पढ़ेंगे। सबको पता है क्या HUF बोलते हैं इसको, ठीक है। मोर और लेस ये एकाकी व्यापार जैसा ही इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। हालांकि यहाँ पे तो हम लोग थ्योरेटिकल बिजनेस स्टडीज के पर्पसेस को पढ़ेंगे। सहकारी समितियाँ अगला चैप्टर रहेगा। कंपनी का निर्माण, यहाँ पे अगेन कंपनीज एक्ट प्ले में आ जाएगा, क्योंकि कंपनी की बात हो रही है तो कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे फिर से पढ़ना पड़ेगा।
इसके क्या क्या प्रकार होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, बिल्कुल समय नहीं लगा रहे हैं इसमें। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इसके बारे में समझेंगे। और देखो मैं फिर से बता दूं, चाहे वो 2 नंबर अकाउंट्स का हो चाहे 2 नंबर बिजनेस स्टडीज का हो, दोनों का वैल्यू सेम है, राइट। दोनों ही आपको पास कराने के लिए, क्वालिफाई कराने के लिए, रिजल्ट में सेलेक्टेड वर्ड देखने के लिए काम में आएंगे, ठीक है। तो ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना बिजनेस स्टडीज का, यानी कि पास में जो लटके हुए फल हैं, उसको आप लोग को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए, आसान प्रतीत हो रहे हैं, बट इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। अच्छे से इसको समझ के पढ़ेंगे अपन लोग, इसमें मेरे को आप लोगों का पूरा सहभागिता चाहिए रहेगा। कहाँ पे हैं हम लोग, ओके ठीक है। व्यावसायिक सेवाएं या फिर कॉमर्शियल सर्विसेज के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब पढ़ेंगे। एक अच्छा चीज़ है कि बैंकिंग कंपनीज का अकाउंटिंग और इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंटिंग वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो कि आप लोग पीजी आप लोगों में से ऑब्वियसली किया ही होगा आप लोगों ने, तो एम कॉम में हम लोग ये पढ़ते हैं बैंकिंग कंपनी। हालांकि एम कॉम में कौन जाता है सर कॉलेज ऐसी निकिता अनसॉल्ड पढ़ के हमने पास किया है सर। जीवन बीमा एवं अग्निशमन, ये दोनों जो चैप्टर हैं 13 और 14, ये एक साथ ही पढ़ा जाएगा। और ठीक है, अलग अलग सर्विसेज हैं, इसको पूरा प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, बट मैं वही बार बार दोहराऊंगा, 35-35 मार्क्स का है, तो बिल्कुल ना क्लास को मिस करना है जब मैं पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि मैं इसको जानबूझ के आपके अकाउंटिंग के साथ रखा हूँ ताकि इसको आप इक्वली इंपॉर्टेंस दें। क्योंकि क्या करेंगे आप लोग, अकाउंटिंग का पूरा क्लास अटेंड करेंगे, फिर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और इसको अटेंड नहीं करेंगे, या फिर घर पे देख लेंगे, या फिर बाद में देख लेंगे, ऐसा करेंगे। तो अपन लोग थोड़ा थोड़ा ना इसको निपटाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कवर कराते रहेंगे। ई बिजनेस एवं सेवाओं का बाह्यकरण, ठीक है, ई कॉमर्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब परिचित हैं इस वर्ड से, ठीक है। थोड़े बहुत इसके हम लोगों को ना लीगल एस्पेक्ट भी देखने पड़ेंगे, ठीक। किन संस्थाओं को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करना ज़रूरी है, कितना करना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर में आएंगी। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा देखें ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। व्यावसायिक वित्त की धारणा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझेंगे इसको, ये बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए। अगेन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यूजेज हैं इसके। और फिर थोड़ा बहुत हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे, उद्यमिता क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, एटसेट्रा। स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड और उसके क्या डिफरेंसेस, क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फुटकर व्यापार को क्या बोलते हैं बताओ इंग्लिश में, और बताओ फिर थोक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होलसेल, ठीक है। सब पता है सर, पूछो तो सही है आप, बस ये नहीं पता है कि स्क्रॉल डाउन क्यों नहीं हो रहा, हो रहा। बस हम लोग अंत पे आने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस का दर्शन जो था वो बहुत जरूरी था मेरे को देना, अदरवाइज इस पर्टिकुलर जर्नी में जाना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल रहता। पहुंचने वाले अंत में इंटरनेशनल बिजनेस आप लोगों ने बी कॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ये, ठीक है। इसका बुक का नाम था आई गेस बिजनेस एनवायरनमेंट नाम का एक बुक आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उस पे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बारे में, आयात निर्यात के बारे में और डब्ल्यूटीओ के बारे में, ये उसी बुक के हैं बेटा। ये सारा जो चैप्टर है ये आपके कहाँ से आ रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट वाले बुक से आ रहा है, इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इसमें फैक्चुअल चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। प्रोजेक्ट कार्य एटसेट्रा, प्रोजेक्ट की विषय, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, तो ठीक है, इसको देखेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। मैनेजमेंट, ये आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नामक एक बुक था आप लोगों के बीकॉम में, उससे निकल के आ रहा है, वहीं का है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है पूरा है। इसके प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन बैंक इसका मिलेगा। जितना
आवश्यक है आप लोगों को इसको पढ़ाना, चूंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो ब्रीफ में इसको पढ़ेंगे। पहले से ही बता दे रहा हूँ कि इसको एकदम डीपली मैं थ्योरेटिकल लेक्चर लेके आप लोग का भी समय खराब नहीं करूंगा, खुद का भी नहीं। हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी, जहां पे टेक्निकल चीजें आएंगी, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग ना संतुष्ट हो सको उस पर्टिकुलर टॉपिक से। बाकी चीजें ये यही हैं जो आप लोग को मेहनत करना है। अकाउंट्स वाले सेक्शन में मेरे को ज्यादा मेहनत करना है, ये सब आप लोगों को साथ में लेके चलना है। हेनरी फ्योल भाई को फिर से याद करेंगे अपन लोग, टेलर को भी याद करेंगे। ठीक है, प्लानिंग या नियोजन, अगेन पीओएम में अपन चल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को सबको पता है ना। ये नियुक्तिकरण का चैप्टर, फिर डायरेक्शन, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। फाइनेंशियल मार्केट, विपणन प्रबंध, पूरा प्योर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। उपभोक्ता संरक्षण के बाद सीधा अर्थशास्त्र आ जाता है। ठीक है, क्या है अर्थशास्त्र, उसका मतलब, समंको या डेटा का क्या मतलब होता है, क्या क्या जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, सांख्यिकी उपकरण है जो अर्थशास्त्र में काम आते हैं। थोड़ा विकास का अनुभव यहाँ पे, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों की, कैसे इकोनॉमिक्स जो है वो इवॉल्व हुआ है। बस सिर्फ 2 पेज और आज का ये सिलेबस वाला डिस्कशन खत्म होगा। मेरे साथ बने रहो। अर्थशास्त्र के 5वें जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसके करंट चैलेंजेस को पढ़ेंगे। तब ये वाला जो चैप्टर है, इसमें कई सारे प्लान्स कब लॉन्च हुए थे, क्या उसके कवरेज थे, वो सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको जो रटने वाला पोर्शन, आपका रटने वाला जो दिमाग है, वो उपयोग करना पड़ेगा इसमें। सेम विल अप्लाई टू द चैप्टर नंबर 6। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। इसके पहले कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, और उसके बाद डिमांड और सप्लाई में थोड़े से ग्राफ वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इसके फॉर्मुलेशन है, क्या इसके नियम हैं, है ना। उपयोगिता का सिद्धांत आप लोग सुने होंगे जरूर, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे अच्छे से। और अगेन लेट मी पुट अ स्टार हियर, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है, जहाँ पे आप डिमांड और सप्लाई को समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कंपटीशन, है ना, पूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली, ये सब चीज़ों को अपन लोग समझेंगे। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मुद्रा और बैंकिंग, अगेन ये इकोनॉमिक्स भी है और बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर से भी आता है। आय एवं रोजगार का निर्धारण, यहाँ से फिर थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन फिर से चालू होगा। अगेन M1, M2, M3, थोड़ा बहुत मैं ऐसे बस आप लोग को हिंट दे रहा हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है और याद है तो उन लोग को क्लिक करेगा, अदरवाइज जब इस चैप्टर में आएंगे तो मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा। बजट के बारे में पढ़ेंगे। भुगतान संतुलन को जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं इंग्लिश में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वैसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जैसे व्यापार संतुलन और भुगतान। थोड़ा सा एकदम एकदम फंडामेंटली बोले, बहुत सही बोल रहे हो आप लोग, थोड़ा सा ठीक है, वो थोड़ा सा उसका पार्ट है वो जो आप लोगों ने बताया। एकदम सरल शब्दों में बोले तो हमको हमारे देश के अलावा विश्व से कितना लेना है और कितना हमको देना है, ये दर्शाता है आपका भुगतान संतुलन। अनफॉर्चुनेटली हमेशा निगेटिव में रहा है। हर गवर्नमेंट जो आती है वो बोलती है हम पॉजिटिव करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं इसको बनाने के, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं जिसको एक साथ निपटा दिया गया है। विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, वो वाला चैप्टर है कि कैसे एक्सचेंज रेट निर्धारित किया जाता है। डॉलर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, रुपया गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, ठीक है, कैसे इसमें चार्जेस क्रिएट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। और इस तरीके से इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने पाया कि हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के सिलेबस को 12 से 15 मिनट के अंदर कर लिया,
बस दर्शन ना किया नहीं है, काश कर पाते तो ये ये जाहिर करता है कि बस, और कुछ नहीं बता रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि वापस से हम लोग बैक टू स्क्वायर वन, ये बता रहा है कि इसका सिलेबस ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज टू, इवन इन दोनों को मिला के भी इसका सिलेबस ज्यादा है। बट सिंस हम लोगों का टारगेट पूरा क्या रहेगा, हम लोग मैक्सिमम मार्क्स अचीव करें, ठीक है। तो चोटी पे चढ़ना है तो कई बार क्या है, छोटे पड़ाव आसानी से अपन चढ़ लेते हैं, बट क्या उसी को चढ़ के खुश हो जाएंगे क्या, नहीं। अपन को क्या है, चोटी पे चढ़ना है, टॉप पे चढ़ना है, तो ये वाले पड़ाव को भी चढ़ना पड़ेगा इनके अलावा, ठीक है। तो अपन लोग ऐसे ही इसकी तैयारी चालू करेंगे। कल का जो लेक्चर रहेगा बच्चों, वो स्ट्रिक्टली हम लोग 6:30 को चालू करेंगे। अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का कवरेज आप लोगों को कल के लेक्चर में मिलेगा। पहले दो चैप्टर कवर हो जाएंगे कल की क्लास में, ठीक है। और इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज में से मैं कोई भी एक चैप्टर कल करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक पीडीएफ मिलेगा कल, जहाँ पे ट्रैकिंग ऑफ द सिलेबस हम लोग एक एक्सेल शीट में, मैं आप लोगों को एक्सेल शीट में बना के पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोगों को भेजूंगा। वो 2 से 3 पेज का रहेगा। आप लोग जो भी कॉपी यूज करेंगे उसके फ्रंट में या बैक साइड में उसको अटैच कर लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, और जैसे जैसे कोर्स कंप्लीशन होगा उस पे आप लोग टिक लगाते चलिएगा या रिमार्क लिखते चलिएगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो उसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जाहिर सी बात है वो आप लोगों के एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म रहेगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। और फ्यूचर में भी अगर कोई डिले होता है इसके आने में या कुछ में, तो रिवाइज करने के लिए वो आपको काम आएगा, ताकि आप बार बार इस सर्कल में ना पड़ो कि फिर से तैयारी करें, फिर भूल गए, ऐसा वाला चक्कर ना रहे। तो उसको अपन लोग थोड़ा एक साइंटिफिक तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं क्लोज करूंगा इसी बात के साथ कि अपन लोग बिना किसी डाउट के और बिना किसी क्या बोलना चाहिए, शंका के अपने तैयारी को चालू करेंगे। आधे मन से नहीं करेंगे, पूरे मन से करोगे तभी आप लोग अच्छे से इसको कवर कर पाओगे बच्चों। अदरवाइज फिर वो अपन आधे मन में रहेंगे कि करना है नहीं करना है वाले हिसाब में। मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पूरे मन से उसको आप लोग चालू करिए, और अपने दिमाग में मत लाइए ये कब आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, कॉमर्स रहेगा नहीं रहेगा, वो सब चीज़ों को हटा के प्योर नॉलेज गेनिंग पर्पस से कॉमर्स का आप लोग इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग के कोई जनरल डाउट्स होंगे तो मैं उसको थोड़ी देर ले लेता हूँ, तो ऑनलाइन भी जो हैं वो लोग पूछ सकते हैं। सर मैं 2005 में ग्रेजुएट की हूँ, नहीं कर पाऊँगी, हाउस वाइफ हूँ। हाँ थोड़ा, मैं हाउस वाइफ हूँ, थोड़ा टफ लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप कर पाओगे। अभी अभी एक हाउस वाइफ ही थी जिन्होंने, मैंने कल ही, मतलब ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम क्या बोलना चाहिए, स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो उसमें मैंने पाया कि एक गृहिणी थी जिनका 5 साल का बच्चा था, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट किया, और अभी जो सीजीपीएससी का जो लिस्ट भी आया है उसमें एक गृहिणी थी, आई एम नॉट श्योर 73rd रैंक या 4th रैंक उनका जो चयन हुआ वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में हुआ छत्तीसगढ़ सरकार के। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर 2-3 लोग भी एडमिशन लेंगे तो भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगी। ये कितना डिप्रेसिंग कमेंट है। नहीं बेटा, कम से कम 2-3 के आगे आपने 100 लगाना भूल गए हो आप, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिए आप, अगर चालू करेंगे क्लास तो ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट बेटा? आई एम लिसनिंग। 40+ की हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कर सकते हो आप बिल्कुल। हाँ हाँ, ये तो आज का जो सिलेबस वाला ये था ना, ये तो मैं डायरेक्टली सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस है वहां से उठाया था।
जो आप लोगों को लेक्चर के नोट्स मिलेंगे वो ऐसे नहीं मिलेंगे, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है। बाइलैंग्वेज ही रहेगा नोट्स आप लोगों का, मोस्टली 90% केसेस में। कभी कभी प्योर इंग्लिश रहेगा और कभी कभी होगा जब मैं हिंदी नोट्स, खास करके जब थ्योरेटिकल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो रहेगा। अभी यहाँ बैठे हुए लोगों में कितने लोग हिंदी मीडियम के हैं या प्रेफर करते हैं हिंदी? हो गए, मतलब ठीक है, मोस्ट ठीक है, मेजोरिटी ठीक है। अपन बाइलैंग्वेज ही चलाएंगे। आज मैं जो बात कर रहा था वो आप लोगों को समझ में आ रहा था? भाषा क्लियर है क्या? अंडरस्टैंडिंग ठीक है? तो बस वही कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 मिनट और देख लेते हैं ऑनलाइन बच्चे। वेरी गुड, 17-16 हिंदी, ओके हिंदी ठीक है। अनु प्रभाकर बिल्कुल ठीक है, हिंदी कोई दिक्कत नहीं है। विजय कुमार ऐसा डाउट, ठीक है विजय, कोई दिक्कत नहीं। धामेश्वरी मैं हूँ हिंदी से सर जी, हाँ ठीक है, आप हिंदी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब हिंदी से ठीक है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। एक बार बेटा वो वहाँ से किसी को बुला देंगे तो स्टाफ में कोई होंगे तो लाइव स्ट्रीम को एंड करेंगे अपन लोग आज, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अगेन माय नेम इज भूपति सरपा। मैं आप लोग को कॉमर्स लेक्चरर वर्ग 2 व्याख्याता वर्ग 2 का जो सिलेबस है अकाउंटिंग का वो कवर कराऊंगा, तैयारी करवाऊंगा और कोशिश करेंगे उसको अचीव करने की, ठीक है। जल्द ही आप लोग जो भी प्रोसेस होगा एडमिशन का या जैसा भी होगा तो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आगे के जो सिस्टम है नोट्स वगैरह का वो मेरे को भी अभी क्लियर नहीं है, बात करके समझ में आएगा वो, तो फिर वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा। आई गेस ये डेमो लेक्चर जो आप लोग जहाँ पे भी देख पा रहे होंगे यूट्यूब या कहीं पर, तो शायद उसमें अटैच करवा दिए जाएंगे ताकि आप लोग इसको एक्सेस कर पाओ। इससे हम लोग लेक्चर 1 जो चालू करेंगे वो अकाउंटिंग के शुरू के 2 चैप्टर्स, यानी कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये 2 चैप्टर्स अपन लोग कल करेंगे। और वैसे ही डेली का जो क्या कवरेज रहेगा वो मैं अर्लियर क्लास में ही आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट? सर आप इससे पहले और तैयारी करवाए क्या व्याख्याता का? हाँ हो गया सर, ठीक। जी बिल्कुल बिल्कुल, निधि जी बाय सर, थैंक यू थैंक यू। बेस्ट क्लास सर जी, अरे थैंक यू यार, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, ठीक है। यस, क्वेश्चन पेपर बायलैंग्वेज होगा, नोट्स बायलैंग्वेज रहेंगे, क्वेश्चन पेपर बायलैंग्वेज रहेंगे, टेस्ट भी बायलैंग्वेज रहेगा, दोनों भाषाओं में रहेगा। और आपको टेस्ट ऐसे मैं हर चैप्टर के बाद या हर वीक के बाद नहीं रखूंगा, मतलब उस वो ना फिक्स नहीं रखेंगे, फिक्स नहीं रहेगा। अपन लोग हो सकता है वीकली कभी कभी करें, हो सकता है 15 दिन में करें, है ना। हो सकता है बैक टू बैक 2 टेस्ट भी मैं करवा लूँ कि एक टेस्ट में अगर मेरा पढ़ाया हुआ कवर नहीं हो पा रहा है तो वो 2 टेस्ट में भी हो सकता है। टेस्ट सीरीज करेंगे ना बेटा, उसको अपन लोग वही, एक तो क्या है, मैं जो क्लास का जो टाइम रहेगा ना उसमें अपन पूरा लेक्चर करेंगे। टेस्ट सीरीज मैं तुम लोगों को सर्कुलेट करूंगा और तुम लोग अपनी ईमानदारी से उसको सॉल्व करोगे, जाहिर सी बात है क्योंकि तुम लोग को पढ़ना है, तो उसको उस तरीके से करेंगे। हालांकि जैसे कि अकाउंट्स का जब कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट्स वाला पोर्शन, है ना, या कोई सा भी बिजनेस स्टडीज पहले कंप्लीट हो गया या इकोनॉमिक्स पहले, कोई भी कंप्लीट जो पहले हो जाएगा ना, उसका एक फुल फ्लेजेड जो टेस्ट है वो आप लोगों को ज़रूर मौका मिलेगा उसमें परफॉर्म करने का। और जाहिर सी बात है पूरा सिलेबस होने के बाद तो आप लोग को एक कंबाइंड वाला भी अपन लोग करेंगे जहाँ पे आप लोग के जो बचे हुए 50 नंबर के पोर्शन है उसका भी क्वेश्चन आई गेस रहेगा, जैसा भी ये कोर्स प्लान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, अपन वही टारगेट करेंगे कि अपने को थोड़ा सा वो, हाँ
देखो अपने को पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपको फाइट करना है ना, तो तैयारी को वैसा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर सब्जेक्टिव तरीके से तैयारी करेंगे तो फिर वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एकदम फंडामेंटल रूल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर नहीं देना है, 4 में से एक चुनना है। तो अब अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ना, तो ज़रूर आप लोग पहली बार में ही सही आंसर चुन लेंगे, या तो आप गलत आंसर लोग को हटा देंगे, दोनों में से एक चीज़ होगा। और फोन और फ्रेंड तो रहता ही है, तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं सही वाला, मजाक कर रहा हूँ, नहीं रहेगा, एक सही आंसर चुनना ही पड़ेगा, कोई लाइफ लाइन नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, आई वॉन्ट टू एंड दिस स्ट्रीम, आई एम वेटिंग फॉर द पर्सन। अच्छा ऐसा क्या, तो 2 घंटे मतलब रोज का तीनों सब्जेक्ट चलेगा। हाँ बेटा, देखो ये ना मैं उसके फ्लक्चुएट होगा, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, कभी कभी ये भावनाओं में बह के हम लोग अकाउंटिंग थोड़ा करना ही रहा, उस दिन कंप्लीट करना रहा, तो अकाउंट्स ही उस दिन हो जाएगा, अगले दिन फिर उसको कवर अप कर देंगे इकोनॉमिक्स और बिजनेस बस लेके, ऐसा अपन लोग रखेंगे, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन में वो पूछा जाता है डेफिनेशन वगैरह, उसमें भी दिक्कत होता है। वही मैं बताया, इसीलिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो रहेंगे ना, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और मैं जो आप लोग को जाहिर कर रहा था कि हम लोग जो सोर्स रहेगा ना नोट्स का, वो ऐसा रखेंगे जो जनरली एक्सेप्टेड है, यानी कि स्वीकार किया जाता है सभी के लिए। तो चैट जीपीटी वाला हिसाब आप लोग भी मत करना, ठीक है। सोर्सफुल डेटा से ही पढ़ना आप लोग को पड़ेगा, और जब आप थोड़े ऐसे ऑथेंटिक डेटा को पढ़ोगे ना, मतलब ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ोगे, तो वो उसका लैंग्वेज जो रहता है ना थोड़ा टफ रहता है, बट अगर उसको आप लोग समझ के पास कर लेते हो, उसको अपना बना लेते हो, तो फिर वो उससे बेहतर कुछ नहीं है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि 11th 12th का जो बुक रहेगा वो ऑफिशियल सोर्स से ही आ रहा है, राइट, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आ, मैं बोलूँगा कि उसको मत करिएगा ज़्यादा, क्योंकि उसमें हमारा जो पर्पस है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला, उससे भटक सकते हैं उसमें, क्योंकि बहुत डिटेल में रहता है बेटा, तो उसमें फिर आप क्या करोगे, अगर उसको पूरा तवज्जो नहीं दोगे ना, तो आपको ही संतुष्टि नहीं होगी पढ़ने में, और पूरा पढ़ोगे ना तो फिर वो हम लोग नहीं कर पाएंगे कवर, है ना। तो अगर कुछ रहेगा वहां से देने का ना, तो मैं दूंगा आप लोगों को, मैं अवेल करूंगा उसको। ठीक है, चलिए फिनिश करते हैं आप आज की क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से कल।